मैं रामानंद यादव मैथ हब खाबा की तरफ से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर मैथ क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव का कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं। तो पहला नंबर हिसाब क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। तीन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो समरूप त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है और उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है ज्ञात करने के लिए। हम लोग इसका सूत्र पढ़ लिए हैं। क्या पढ़े हैं सूत्र? समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या पढ़े हैं? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये सूत्र है, थ्योरम है। इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 और अनुपात 9 दिया है। तो अनुपात 9 दिया है तो इसको हम लोग बटा में कर देंगे 4/9 और इसके वर्गों का कहा गया है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर कह रहा है तो इसका हम लोग क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और 9 नमा कितना हो जाएगा? 81। इसको अनुपात में फिर डाल देंगे। या तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम वर्ग कर सकते थे 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो ऐसे हिसाब को सिर्फ यानी कि देखना है कि क्या दिया हुआ, भुजा दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने कहता है। यदि इस हिसाब को उल्टा के पूछ दे कि क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और भुजा का अनुपात पूछ दे तो इसका हम लोग वर्ग कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका हम वर्ग करते हैं, 16 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है और 81 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 9 आता है। तो यानी कि 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है और 81 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तो ये दोनों दो टाइप का हिसाब पूछ सकता है। यानी भुजा दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो वर्ग कर देना है, और क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो भुजा निकालने कहेगा तो उसका वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा और समझा रहे हैं। जैसे क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है हिसाब में, मान लिया जाए 16:81 दिया है और ये पूछ रहा है भुजा का अनुपात। क्या पूछ रहा है? भुजा का अनुपात। हम लोग इसको क्या करेंगे? 16 पर भी वर्गमूल कर देंगे और 81 में भी वर्गमूल लगा देंगे, रूट लगा देंगे और इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 4:9 हो जाएगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर इसको भी ध्यान से देखना, ऑप्शन को भी देखना है। जैसे अभी हमने जो ऑप्शन बताया ये 16:81 है और 81 अनुपात भी 16 है। तो यहाँ इस बात को भी ध्यान देना है। सबसे पहले 4 है तो 4 का हम लोग वर्ग किए हैं 16, उसके बाद 9 है तब 9 का वर्ग किए हैं। ये नहीं कि हड़बड़ में 81:16 में टिक मार दोगे तो गलत हो जाएगा। 4 है तो पहले 4 का स्क्वायर, 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा दिया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए करना है। इसमें भी उसी प्रकार से यदि 16:81 दिया है तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। तो इस तरह से इस हिसाब को बनाएंगे। फिर हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर हिसाब क्या कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है 2a, तो इसकी ऊंचाई निकालना है। तो देखो समबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। समबाहु त्रिभुज मान लिया जाए ये ABC समबाहु त्रिभुज है तो इसका सब भुजा बराबर है। तो ये लिखा है कितना है? 2a 2a और 2a है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊंचाई को कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ से हम लंब डाल देते हैं। ठीक है, और लंब ये क्या करता है? भुजा को समद्विबाहु त्रिभुज में जो लंब डाला जाता है ये भुजा को क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता है, यानी 2 बराबर भागों में बांट देता है। तब यहाँ से यहाँ 2a है, ये टोटल 2a है तो यहाँ a हो जाएगा और यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। और ये कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया।
अब समकोण त्रिभुज का यदि ये ऊंचाई हम निकाल लेते हैं तो यही जो है समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ऊंचाई का काम करेगा। तब देखिए एक भुजा ये दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब। तो या तो इस त्रिभुज से निकाल लेना है या तो इस त्रिभुज से, किसी एक त्रिभुज से हमको निकाल लेना है। तब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं समकोण त्रिभुज ADB में कर्ण बराबर कितना है, कर्ण बराबर कितना है 2a, आधार बराबर कितना है a, लंब बराबर वाट, लंब बराबर हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, लंब बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण हमारा कितना है 2a, तो क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, आधार कितना है a का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी कितना हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कितना हो गया √3a स्क्वायर। तो 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन a का वर्गमूल, a स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का भुजा यदि 2a दिया है तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, √3 × a हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, बी। इस प्रकार से यदि समबाहु त्रिभुज का कोई भी भुजा दिया हुआ रहे तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करके इसके ऊंचाई को पता कर लेना है। अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या कहता है, मूल बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से निकालने कहता है। जैसे मान लिया जाए ये कहाँ कैसा हिसाब है, जैसे ये हिसाब है x बराबर, जैसे यहाँ पर 4 है और y बराबर यहाँ पर -5 है, यानी कि इधर 1 2 3 4 ले लेंगे और यहाँ पर इधर 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा 4,-5। इसका मूल बिंदु से दूरी का हरा निकालने के लिए हम समझने के लिए सिर्फ इतना बता दिए, इसका आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए बता दिए। तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, हमको ये मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु हमारा 0 0 है, तो इसका डायरेक्ट सूत्र है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से भी हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे डिस्टेंस फार्मूला से हम यदि निकालते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे दिए O, इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम A दे देते हैं, इसका B देते हैं। AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जैसा मान लिया जाए, हमने इसको मान लिया x1 y1 और इसको कितना मान लिया x2 y2। अब x2 - x1 है, x2 हमारा कितना है 0, x1 हमारा कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 0, y1 कितना है माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और +5 का होल स्क्वायर। 4 चौका 16 और 5 है 25 बराबर रूट कितना हो जाएगा 41, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना हमें लंबा चौड़ा करके नहीं बनाना, समझाने के लिए कैसे बनता है, ये सूत्र कैसे तैयार होता है, सिर्फ ये बता रहे हैं। अब देखो सूत्र तैयार हो गया, क्या सूत्र तैयार हो गया यहाँ से ज़रा देखते हैं। यानी कि x² y² कर देंगे, इसको हम x y सिर्फ मान लेंगे। जैसे यहाँ पर हिसाब में दिया हुआ, इसको हम देख के सिर्फ बता देंगे 4 चौक 16 5 है 25, रूट अंडर में डालेंगे 4 चौक 16 और 5 है 25, दोनों को जोड़ देंगे। इसको कलम तक भी नहीं उठाएंगे और इसका सोल्यूशन हमारा जो है पता लग जाएगा, कितना हो जाएगा √41। जैसे फिर यहाँ पर हम बना के दिखा रहे हैं, जैसे डायरेक्ट इसको लिख देंगे हम, डायरेक्ट इसका सूत्र होता है x² + y², मूल बिंदु से दूरी होता है, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट x² + y², जो भी दोनों दिया हुआ उसी का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, और वही हो जाएगा 16 + 25 और बराबर कितना हो जाएगा √41। तो इस प्रकार से ऐसे हिसाब को बनाना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, ऐसे देख के बता देना है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा मूल बिंदु से। अब हम अगला हिसाब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर भी बनाना नहीं है, उसको भी डायरेक्ट बनने वाला है ये सब हिसाब। अब क्या कहता है, बिंदु इतना इतना के मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु। जैसे हम ले लेते हैं एक बिंदु ले लेते हैं ए, इसका निर्देशांक कितना है 4 5। एक बिंदु ले लेते हैं हम बी का निर्देशांक हमारा कितना दिया हुआ है 6 5। इसको हम मान लिए x1 y1 है और इसको हम कितना मान लेते हैं x2 y2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मध्य बिंदु यानी कि बीच का जो इस दोनों रेखाखंड को मिलाने वाले जो बीच का जो बिंदु है
उसका निर्देशांक कहरा निकालने के लिए। तब हम लोगों को पता है कि इधर m और इधर n अनुपात लेते हैं, तो दोनों अनुपात जो है बराबर होगा। m जितना होगा 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3, यानी बराबर होगा। मध्य बिंदु है तो बराबर होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है मध्य बिंदु सूत्र से क्या है, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या है, x1 जोड़ x2 बटा 2 और क्या है y1 जोड़ y2 बटा 2, ये सूत्र है। तब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको बना देंगे x1 जोड़ x2 यानी 4 जोड़ 6। x1 हमारा कितना है 4 और ये कितना है 6 बटा 2। y1 हमारा कितना है 5, y2 हमारा कितना है 5 बटा हो जाएगा 2। 6 4 10, 10 में 2 से भाग दे दिया, इधर भी 10 बटा 2। इस तरह से हमारा कितना आता है 5,5, यानी इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 5,5 हो जाएगा। या तो इसको जैसे एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी कलम कॉपी नहीं उठाना है, कलम से लिखना नहीं है। 4 जोड़ 6 10 लिखना है तो इतना सा बात ही सिर्फ लिखना है, 4 जोड़ 6 बटा 2 और 5 जोड़ 5 बटा 2, इतना सा ही मान लिया जाए नहीं होता तो इतना सा ही लिख के इसको सॉल्व करना है और इसको भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये आया कहाँ से तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं m अनुपात n बराबर कितना है 1 अनुपात 1 है। x बराबर सूत्र है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। तो m हमारा कितना है 1, x2 हमारा कितना है 6 जोड़ n हमारा कितना है 1 और x1 हमारा कितना है 4 और बटा m प्लस n 1 जोड़ 1 तो कितना हो गया 6 जोड़ 4 बटा 2, यानी कि 10 बटा कितना हो गया 2 और 10 बटा 2 और कितना होता है 5। और यदि हम यही y निकालते हैं हमारा क्या सूत्र है my2 प्लस ny1 और बटा कितना है m प्लस n। तो 1 गुना y2 कितना है 5 प्लस n कितना 1, y1 हमारा कितना है 5 और बटा कितना हो जाएगा 1 जोड़ 1। तो फिर ये 5 जोड़ 5 और बटा 2 हो गया, यानी 10 बटा 2 हो गया और बराबर कितना हो गया, ये है सूत्र। तो इसलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि ये सूत्र कैसे तैयार हुआ। तो 6 जो 4 है, 6 जोड़ 4 आया बटा 2 आया, तो 6 जोड़ 4 क्या है x2 और x1 का जोड़ है। तो इसमें m और n जो 1 1 अनुपात है इसको हम गुना किए तो ये कोई प्रभाव जो है नहीं डाला, इसलिए इसका डायरेक्ट सूत्र है x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2 सूत्र है। इस फार्मूले से इसको हम बना लेते हैं आसानी से। हम लोग 5 नंबर हिसाब देखते हैं, क्या लिखा बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में है। तो इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं। पहले हम बनाते हैं इसका x डैश और y डैश हम लोग पढ़ चुके हैं। ये प्रथम पाद है, कौन सा पाद है प्रथम पाद, ये कौन सा पाद है द्वितीय पाद, और ये क्या है तृतीय, और ये क्या है चतुर्थ पाद है। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं प्लस प्लस होता है, इसमें क्या पढ़े हैं माइनस और प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस और माइनस होता है। यानी एक्स वाई ये है, क्या है ये एक्स वाई है, ठीक है एक्स वाई है। अब हम देखते हैं दोनों माइनस में, एक्स भी माइनस में वाई भी माइनस में, तो ये किस चतुर्थांश में है। तो हम देख रहे हैं किसमें तृतीय चतुर्थांश में दिया हुआ है, -3 -5 इस चतुर्थांश में होगा। तो ये किस चतुर्थांश में हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। अब दूसरा सवाल क्या कहता है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक क्या होता है। जैसे ये y अक्ष है, ये y अक्ष है यहाँ से यहाँ, इस पर कह रहा है कि x का जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई बिंदु ले लेते हैं तो इसका क्या होता है निर्देशांक, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका निर्देशांक क्या होता है 0 3 होता है। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं x इसका क्या है 0 है। तो ये याद रखने के लिए जिस अक्ष पर कहा जाए तो वही अक्ष रहता है, और उसका जो दूसरा होता है मान लीजिए x अक्ष पर कहा जाए तो y 0 हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं 1 2 3, यहाँ पर यदि हम इस बिंदु का निर्देशांक लेते हैं तो क्या होता है 3 0, यानी x रह जाता है लेकिन y 0 हो जाता है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, यदि y अक्ष में कहा जाए तो y अक्ष जिंदा रहेगा, लेकिन x अक्ष क्या होगा मुर्दा होगा, यानी मर जाएगा, यानी 0 रहेगा 0 रहेगा। यदि x अक्ष पर निकालने के लिए कहा जाए तो x अक्ष जिंदा रहता है और y अक्ष उसको समझो कि चला गया 0 है 0 है। तो इसी प्रकार से इसको याद करने का तरीका है कि
कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक, तो जिस अक्ष को बोला जाए वो तो रहेगा, लेकिन उसका जो दूसरा अक्ष होगा, दो ही अक्ष भी करेगा, x अक्ष और y अक्ष, तो y अक्ष में x बिंदु x नियामक क्या होगा, वो 0 होगा। यदि x अक्ष पर पूछा जाए तो उसका y नियामक क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या कहता है, tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान निकालना है। तो 7 नंबर में क्या दिया है, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान निकालने कहता है कि यहाँ पर कौन सा मान रखा जाए। तो यानी अब देखना है कि tan में √3 किसका मान होता है। तो tan में √3 किसका मान होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं tan में किसका मान होता है √3, 60 डिग्री का। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री। इधर तो ज्यों का त्यों लिखे, लेकिन √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है। अब tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना डिग्री बचेगा, 60 डिग्री, और ये होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगला, तो अब यहाँ पर 7 नंबर हो गया, जिसको एक याद भी कर लेना है टेबल को, और टेबल का थोड़ा सा ट्रिक भी बताएंगे कि टेबल को याद उतना भी यदि नहीं होता, भूल भी जाते हो, तो एक इसका शॉर्ट तरीका जो हम थोड़ा देर के बाद बताएंगे कि इसका शॉर्ट तरीका से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो है जैसे भूलने के बाद हम उसको याद कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। 8 नंबर हमारा क्या कह रहा है, sin π/4 माइनस cos π/4। π/4 का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर समझना है कि π/4 का मतलब कितना, पाई बराबर 180 डिग्री, 180 में 4 से भाग दे देंगे तो 45 डिग्री। π/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री। यानी इसको हम लिखेंगे sin π/4 माइनस पूछा है cos π/4। पाई बराबर हमारा कितना होता है, sin 45 डिग्री, sin 45 माइनस cos 45। यहाँ पर नीचे दिखा रहे हैं पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो 45 डिग्री होगा। अब हमको ये देखना है टेबल से, यानी याद रखना है, टेबल को पूरी तरह से याद कर लेना है। sin 45 का मान कितना होता है और cos 45 का मान कितना होता है। तो sin 45 और cos 45 दोनों का मान बराबर होता है, तो 1/√2 होता है, इसका भी मान 1/√2 होता है। कैसे होता है वो हम थोड़ा देर के बाद बता रहे हैं। तो इसमें इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, हमारा 0 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी नंबर। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर हमारा क्या कहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा का एक सूत्र होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा का हम सूत्र पढ़ चुके हैं, क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर 1 कैंसिल होगा, ये माइनस में और ये प्लस में, तो बच गया क्या, tan स्क्वायर थीटा। तो ये ऑप्शन नंबर कितना है, बी नंबर। तो इस प्रकार से 9 नंबर तक हिसाब बना दिए। अब हम टेबल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। इतना का ही हम लोग को किताब 10 में दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं साइन थीटा और यहाँ पर ले लेते हैं हम कॉस थीटा, ठीक है। साइन और कॉस सिर्फ याद करना है, बाकी बात सब अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि साइन से सब, साइन और कॉस से ही सब बन जाता है। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, क्या ट्रिक है हमारा वो देखो, 0 1 2 3 4, जस्ट इसका उल्टा इसमें लिखना है, उधर से 0 से 4 तक जाना है, 0 से 4 तक जाना है। इसमें 4 3 2 1 और क्या लिखना है, 0। साइन और कॉस हो गया। अब क्या करना है, सभी में 4 से भाग दे देना है, 4 से सब में भाग दे देना है। 4 4 4 बटा 4 बटा 4 इधर से ही देते जाते हैं, तो सब में 4 से भाग दे देना है। अब क्या करना है, जो कटता है उसको कटा के लघुत्तम रूप यानी मानक रूप में ले आना, जो कटता है, और जो नहीं कटता है उसको छोड़ देना है। अब देखो इसको यदि हम भाग देते हैं तो ये क्या आता है हमारा 0। ये तो 1/4 है, ये 1/4 ही रह जाएगा, लेकिन ये कट जाएगा, 2 दूनी 1 4, 2 दूनी 4, ये कट के 1/2 होगा, ई भी कट जाएगा और कितना हो जाएगा 1। ये भी भाग लग के 0 हो जाएगा, ई नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा 1/2, ये नहीं कटेगा, लेकिन फिर ये भी कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गया कि पहले 0 1 2 3 4 लिख देना, इधर से उल्टा के 4 3 2 1 0 0 तक चल जाना है।
उसके बाद सभी में 4 4 4 से भाग दे देना है। अब जो बचा उस पर रूट चढ़ा देना है। क्या बचा? जो बचा उस पर रूट चढ़ा देना है। अब देखो जरा सा, रूट हम चढ़ा देते हैं, सब पर रूट चढ़ा दिया, इस पर भी रूट चढ़ा दिया, इस पर भी रूट चढ़ा दिया, इस पर भी, यानी सब पर रूट लगा देना है। अब तो आप लोग को पता होगा रूट 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। 1/4 है, इस पर अलग अलग रूट कर दो। 1 में और 4 में 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। इसमें 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल रह जाएगा, इसलिए 1 ये कितना हो जाएगा? रूट 2। इसमें 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 रह जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। फिर इधर से यहाँ पर भी 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। इसमें हम अलग अलग रूट कर देंगे, रूट 3 और बटा रूट कर देंगे तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, लेकिन 4 का वर्गमूल निकलता है। कितना होता है? 2। इसमें भी वही काम करेंगे हम, 1 का वर्गमूल और 2 का वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए क्या रह जाएगा? रूट 2। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे, 1 और 4 में वर्गमूल कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और ई रूट 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0 होता है। तो इस प्रकार से अब देखिए कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर हाफ, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री अभी जो बताए तुरंत कि साइन 45 का भी मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2 कैसे आता है? तो इधर से लिखने के क्रम में एक ही चीज़ दोनों जगह आ जाता है, 0 1 2 3 4, तो 4 3 यहाँ पर 2 आ जाता है, 2/4 2/4 हो जाता है। इसलिए ये दोनों का मान जो हमेशा याद रखना है कि साइन 45 और कॉस 45 का मान जो है हमेशा, ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि साइन थीटा बराबर, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये कब संभव है? ये तब संभव है जबकि ये साइन 45 डिग्री बराबर कितना होगा? कॉस 45 डिग्री। यहाँ पर दे देगा, ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में देगा थीटा बराबर, जैसे थीटा बराबर देगा कि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री और थीटा बराबर मान लिया जाए दे देगा 90 डिग्री। तो ये कब संभव है? थीटा बराबर 45 डिग्री से संभव है, यानी साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होता है? बराबर होता है। एक नंबर यहाँ से भी बनता है कि यहाँ पर दे दिया रहता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कितना? तो थीटा बराबर 45। अब यहाँ देखते हैं कि इसका 1/4 है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ पर भाग देने के बाद 0 में 4 से भाग देने के बाद 0, 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0। तो इस प्रकार से टेबल को याद कर लेना। इसको हाथ पर भी हम याद कर सकते हैं, जैसे 0 30 45 60 90। हमारे हाथ में 5 अंगुलियाँ हैं, 5 अंगुलियों की मदद से हम ये 5 डिग्री का कोण का मान याद कर सकते हैं। 0 30 60 0 30 45 60 90। तो यहाँ पर 0 1 2 3 0 हो गया, तो 0 में 4 से भाग दे देंगे, 1 में 4 से भाग देंगे, 2 में 4 से, 3 में 4 से और 4 में 4 से भाग देके ऐसे भी अंगुलियों पर भी हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, हम अगला हिसाब की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे इसी में साइन और कॉस का तो हम लोग मान पता कर लिए, लेकिन यदि टेन का मान पूछा जाए तो बिल्कुल आसान है। टेन थीटा बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर पढ़ चुके हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब जिसका मान निकालना है टेन में, मान लिया जाए हम टेन का किसका निकाल रहे हैं? टेन 0 डिग्री का ही हम निकाल के देखते हैं। तो साइन 0, टेन 0 बराबर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? साइन 0 बट्टा कॉस 0। तब देखो टेन 0 का मान कितना हो जाता है? टेन 0 डिग्री बराबर साइन 0 का मान अभी हम लोग तुरंत देखें 1 होता है, 0 होता है, साइन 0 होता है, और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसमें हम लोग भागा लगाएंगे, 0 में 1 से भाग लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम टेन 90 डिग्री का देख लेते हैं कि टेन 90 का कितना होता है। तो टेन 90 को हम लोग क्या लिखेंगे? साइन 90 बट्टा कॉस 90। साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 1, और कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 0। 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो इस तरह से टेन का किसी भी डिग्री का मान निकालना होगा तो साइन बटा कॉस करके निकाल सकते हैं। अब है सेक का मान निकालना। सेक 0 डिग्री का मान निकालते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा पर लिखते हैं। सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? 1 बटा कॉस थीटा। तब सेक 0 का निकालना है, तो सेक 0 1 बटा कॉस 0। अब क्या हो जाएगा?
सेक 0 बराबर 1, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो 1/1, यानी सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, सेक 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कोसेक का निकालना है, तो कोसेक का भी हम लोग सूत्र पढ़ लिए हैं। कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 1/sin थीटा। अब कोसेक 0 का निकालना है, तो कोसेक 0 डिग्री लिख देंगे और 1/sin 0, साइन थीटा यहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 0, तो 1/0 हो जाएगा। sin 0 का मान 0 होता है और 1/0 का मान कितना होता है इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से कोसेक 0 डिग्री का मान कैसे इन्फिनिटी निकलता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी डिग्री का कोण निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग आराम से किसी भी डिग्री का कोण साइन कॉस टेन यानी कि 6 अनुपात है 6 अनुपात का निकाल सकते हैं। अब कॉट एगो छूट गया, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटा क्या होता है साइन थीटा। तब जैसे कॉट 0 डिग्री निकालते हैं हम, कॉट 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री बट्टा साइन 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री बराबर क्या कॉस 0 डिग्री बराबर 1, साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा कॉट 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। आप टेबल से मिला के आप लोग देख सकते हैं कि यह मान हमारा सही है गलत है, बिल्कुल 100% सही है। जिसको भी आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल ये सही है। हम अगले हिसाब की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला हिसाब देखते हैं 10 नंबर में क्या लिखा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा देखते हैं। पहले पूर्ण संख्या हम लोगों को जानना है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर प्रथम 5 ही कहा गया है, प्रथम 5 कहा गया, तो प्रथम 5 कौन कौन सा संख्या है इसका डायरेक्ट हम माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर सूत्र पढ़ा है कि सभी संख्याओं को जोड़ देना है और जितना संख्या उतना से भाग दे देना है। तो प्रथम 5 में क्या आ गया 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, 1 2 3 4 5 और बटा कितना हो जाएगा 5। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं 4 3 7 2 9 1 10 होता है और 10 में कितना से भाग लग जाएगा 5 से, तो माध्य कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब 5 के जगह पर क्वेश्चन में 7 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें ये पहले जानना है कि पूर्ण संख्या किसको कहता है। 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, जितना कहेगा उतना को जोड़ के उतनी संख्या से भागा दे देना है। एग्जाम में 7 भी पूछ सकता है, 8 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। अब क्या है 10 नंबर कहता है एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। प्रायिकता चैप्टर से इसको पूछा गया है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता पहले हमको ये समझना है पासे को उछालने पर कौन कौन संख्या आता है। तो पासे पर केवल 6 ही संख्या लिखा हुआ रहता है। पासे पर अंकित संख्या, पासे पर अंकित संख्या, यहाँ से हम लोग समझेंगे कि ये क्या कहता है। तो पासे पर अंकित संख्या 11 नंबर बना रहे हैं। पासे पर अंकित संख्या क्या रहता है 1 2 3 4 5 6 रहता है। तो यही 6 संख्या पासा पर रहता है। यदि इसको 1000 बार करोड़ों बार उछाला जाए तो कभी भी पासे के ऊपर में 7 नहीं आएगा। और ये बताने का मकसद हमारा अगला क्वेश्चन भी टारगेट कर रहे हैं। तो यानी कि कितनों बार इसको उछाला जाए पासे को, लेकिन 6 के बाद 7 8 9 यानी 6 से बड़ा नहीं आएगा और 1 से कम नहीं आएगा। तो कुल संभव परिणाम इसको बोलते हैं, यानी कि कुल कितना परिणाम आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना हो गया 6। अब ये क्या कह रहा है निकालने, अभी ये सम पूछा है, विषम भी पूछ सकता है, अभाज्य संख्या भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, अनेक तरह से ये क्वेश्चन को बना सकता है। तो ये हमें सम संख्या आने का प्रायिकता कहता है। तो इसमें हम खोजेंगे सम संख्या कौन कौन है। तो सम संख्या हम लोग देखते हैं 2 4 और कितना है 6 है, 2 4 6। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या कितनी है 3 है, 1 2 3, यानी क्या हो गया कुल संभव परिणामों की संख्या 3 हो गया। और कुल संभव परिणाम हो गया 3 और क्या हो गया अनुकूल परिणाम, याद से दिमाग से हट गया था। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना हो गया 3। अब हम लोग प्रायिकता का सूत्र पढ़ चुके हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या है, शॉर्ट में लिख रहे हैं कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या और बटा क्या होता है अनुकूल परिणाम, यानी जिसको कह रहा है निकालने
अनुकूल परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणाम, अरे उल्टा लिखा गया, कुल संभव परिणाम तो नीचे होगा, उल्टे आज लिखा गया, कुल संभव परिणामों की संख्या और ऊपर में क्या होता है, अनुकूल परिणामों। यहाँ पर फूल यदि लिखोगे सम संख्या के, यदि यहाँ फूल लिखोगे तो लिखाएगा सम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, और यहाँ पर हो जाएगा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारा कितना है, 3 यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितना है 3, और कुल संभव परिणाम हमारा कितना है 6, भागा दे देंगे 1/2, और ये होगा हमारा आंसर। कहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के द्वारा हम 12 नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे। ये क्या लिखा, असंभव घटना की प्रायिकता होगी। संभव और असंभव घटना किसको कहते हैं, वैसा घटना जिसका घटित होना संभव है। जैसे लूडो की गोटी को उछालने पर 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, ये संभव है। लेकिन यदि लूडो की गोटी को उछालने पर कहा जाए कि 7 आएगा तो यह संभव नहीं है, यह असंभव है। इसलिए इसको असंभव घटना कहा गया, और इस असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, इस असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब जैसे हम इसको कैसे डिफाइन, मतलब समझने के लिए इसको कैसे बनाएंगे, तो अभी हमने क्या बताया, प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता का सूत्र क्या बताया, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या, और यहाँ पर क्या बताए, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अब जरा देखा जाए कि यहाँ यदि मान लिया जाए हम असंभव घटना का प्रायिकता निकालने जा रहे हैं, मतलब कि 7 आने की प्रायिकता। एक लूडो की गोटी को उछाला जाता है, यानी कि एक पासे को उछाला जाता है, तो उस पर 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो ये असंभव घटना है, तो 7 आने की प्रायिकता, तो 7 कितना बार आएगा, तो 0 बार आएगा। कितना बार आएगा, 7 है ही नहीं उस पासे में लिखा हुआ, तो 7 आएगा ही नहीं, तो 0 हम लोग लिख देंगे। लेकिन कुल परिणाम की संख्या अभी हम तुरंत बताएं कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसलिए 0 में 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा। इसलिए असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है। और इसी में यदि उल्टा के क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 1 होती है। संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अब देखते हैं नंबर 13 नंबर हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता संभव नहीं है। तो यह हमको जानना है कि कौन सा घटना का प्रायिकता संभव होता है। तो प्रायिकता जो होता है उसका मान 0 और 1 के बीच में होता है। इसके बेसिक को समझो, 0 से लेके कितना तक होता है, 1 के बीच होता है। 0 से लेके 1 के बीच होता है, यानी ना तो 0 से छोटा होगा ना तो 1 से बड़ा होगा। ये प्रायिकता का नियम है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये 0 से छोटा है। ये यहाँ पर पूछा है कि में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है, कौन सी घटना की प्रायिकता संभव नहीं है, नहीं वाला ये पूछा है। तो ये संभव है, ये वाला जो है संभव है, ये वाला भी संभव है। क्या है कि ये 1 से छोटा है और ये 15 ये तो 2/3 है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, कितना से, 1 से छोटा। और इसको यदि हम बदलेंगे 15/1 100, ये भी 1 से छोटा है, और ये तो 4 हो गया, ये भी संभव नहीं है और ये भी संभव नहीं है। यहाँ 2 को दे दिया है ऑप्शन में, इसलिए इसका ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, 4 के जगह पर इसमें कुछ दूसरा चीज़ डालना होगा। किताब गलत लिखा, ऑप्शन 3/5 डाल देते हैं। तो इसका कौन सा संभव नहीं है, -2 संभव नहीं है। हम क्या बताया अभी कि घटना का प्रायिकता जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पर देखो ये -2 जो है 0 से छोटा है, इसलिए यह संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा -2, और इसमें ऑप्शन नंबर 1 गलत दिया था। ठीक है, हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं 14 नंबर हिसाब। 14 नंबर हिसाब क्या कहता है, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की परिधि कह रहा है और क्षेत्रफल कह रहा है वो समान है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर हम लोग सूत्र क्या पढ़े हैं, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं, πr²। तो ये क्या कहता है
कि परिधि और क्षेत्रफल दोनों क्या है, इक्वल है, समान है, तो उसका त्रिज्या कितना होगा, तो हम लोग दोनों को बराबर लिख देंगे, 2 पाई आर बटा क्या देंगे, पाई स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसिल, यहाँ पर एक आर है और यहाँ पर 2 आर है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2r बराबर आर गुना आर, तो ये आर और ये आर कट गया, तो आर बराबर हमारा कितना हो गया, 2 इकाई। यानी कि वैसे वृत्त जिसका त्रिज्या 2 इकाई होगा तो उसका क्षेत्रफल भी और परिमाप भी बराबर होगा, लेकिन यदि आर का मान 3 हो जाएगा तो वो कभी बराबर नहीं होगा। तो ये याद रखना है सिर्फ कि 2 इकाई होता है। कैसे होता है वो हम बना के दिखा दिए, ठीक है। अब यहाँ 15 नंबर हिसाब क्या कहता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गोला के बारे में बताते हैं। गोला, ये हमारा गोला है, क्या है, गोला है। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, तब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला का बताएंगे। क्या किया जाता है, यहाँ पर एक कील, यहाँ पर एक कील गाड़ कर, और यहाँ पर चारों तरफ यानी फुटबॉल, जिसको गोला किसको बोला जाता है, फुटबॉल, क्रिकेट का बॉल जो होता है इसको गोला बोला जाता है। तो इसमें रस्सी को धीरे 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 चारों तरफ लपेटा जाता है और उसको क्या किया जाता है, 4 खंडों में बांट दिया जाता है। इस तरह से 4 बराबर बराबर खंडों में बांट कर और इसको जो है गोल गोल एकदम सटा सटा के वृत्त के जैसा बनाया जाता है। तो इस तरह से बनाने के बाद क्या होता है, इसके त्रिज्या को नापा जाता है, ठीक है। तो इसके त्रिज्या को नापा जाता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, मान लिया जाए इसका भी त्रिज्या r है, इसका भी त्रिज्या r है, इसका भी त्रिज्या, यानी समान त्रिज्या होगा। जब समान लंबाई है, ये चारों जो है समान लंबाई का है, तो इसका त्रिज्या भी तो समान होगा। तब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, कितना होता है, पाई स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इस वृत्त, ये वृत्त बन गया, वृत्ताकार बन गया, इसका क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल पाई स्क्वायर और इसका भी क्षेत्रफल पाई स्क्वायर इसको, और इस चारों को जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है, कितना हो जाता है, 4 पाई स्क्वायर। तो ये गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाए, क्योंकि गोला में एक ही तरह का पृष्ठ होता है, वक्र ही होता है, इसमें कहीं समतल वगैरह का कोई उपाय नहीं है। तो ये गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर गोला नहीं बोला जा रहा है, इसलिए इसको टच नहीं करना है, अर्धगोला बोला जा रहा है। हम यहाँ दिखाते हैं अर्धगोला हमारा कैसे होता है। गोला के आधे भाग को हम लोग अर्धगोला कहते हैं। तब बहुत से सारे लड़के क्या करते हैं, जैसे गोला का क्षेत्रफल बोला गया है, अर्धगोला का बोला गया, तो गोला में तो 2 से भाग दे देंगे, यानी क्या करेंगे, वो 4 पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग देंगे और 2 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला गया है, तो अर्धगोला में जो है 2 प्रकार का पृष्ठ होता है। ऊपर वाला जो ये पृष्ठ है ये समतल पृष्ठ है, ठीक है, और ये वाला जो ये घुमावदार जो पृष्ठ है ये कौन सा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। अब ये संपूर्ण कहा जा रहा है, तो संपूर्ण का मतलब होता है दोनों लेना है, वक्र पृष्ठ भी लेना और समतल पृष्ठ भी लेना है। तब वक्र पृष्ठ जो है वो तो 2 पाई आर होगा, ठीक है, वो तो अर्धगोला का आधा होगा, तो वक्र पृष्ठ जो होगा वो 2 पाई आर तो जरूर होगा। लेकिन समतल, यहाँ पर दिखाते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि अर्धगोला का आधा है। लेकिन ऊपर में जो ये ढक्कन जो लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, संपूर्ण का मतलब है उस पर ढक्कन लगाना। तो ढक्कन जो है वो कैसा ढक्कन लगेगा, तो वो ढक्कन जो है वृत्ताकार लगेगा। कैसा ढक्कन लगेगा, वृत्ताकार ढक्कन लगेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एक वृत्त उसमें ऊपर में दे दिया जाएगा, तब उसको ढकेगा, वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो एक हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई स्क्वायर। इसका संपूर्ण कह रहा है, तब दोनों को क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 पाई स्क्वायर जोड़ पाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। और ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, बी नंबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज इतना ही। इस जितना ऑब्जेक्टिव बनाए और थीटा वाला जो बताए, कौन वाला, कि किसका मान कितना होता है, ये कैसा लगा, ये कमेंट करके बताना। उसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।